Yes, welcome back to the Eagles Biology Classes YouTube channel. स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें अपन ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जो टॉपिक था उसके दो वीडियोस मैंने अपलोड किए और लास्ट जो क्लास का लेक्चर था वो अपने पहुंचा था सर लाइट रिएक्शन तक। कहाँ तक पहुंचा था? लाइट रिएक्शन तक अपन ने कंप्लीट उसको किया था। तो लाइट रिएक्शन के जस्ट बाद का जो पोर्शन है बेटा वो आज अपन देख रहे हैं, ठीक है। और लाइट रिएक्शन में जो बातें बच गई थी उसको भी अपन आज एक बार फिर से वापस देखते हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है, सर लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ ऐसे क्लोरोप्लास्ट अरेंज होगा। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ मैं पहले तो। ये हो गई सर आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई अपने पास में इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको मैंने लेबल कर दिया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई सर मेरे पास में इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इधर ध्यान देना आप कि सर ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन थी इसके अंदर क्या था, यहाँ से अपन ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था और यहाँ जो सिस्टम अरेंज था वो था अपने पास में सर पी एस सेकेंड। क्या अरेंज था? पी एस सेकेंड। अच्छा, पी एस सेकेंड से जो सनलाइट आई थी, यानी सनलाइट जो लाइट रेज यहाँ आ रही है, जो लाइट रेज यहाँ पे आ रही है और वो लाइट रेज पी एस सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो उन लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है बेटा जी, यहाँ से जो लाइट रेज है ये लाइट रेज किसके पास जाएगी सर? सर यहाँ से जो लाइट रेज होती है वो किसके पास जाती है? सर यहाँ से लाइट रेज जाती है फीओ के पास, ठीक है। फीओ के बाद में सर किसके पास जाती है? तो मैंने आपको बताया फीओ के बाद में जो लाइट रेज होती है वो पी क्यू के पास जाती है। अच्छा, पी क्यू के बाद किसके पास जाती है? पी क्यू के बाद वो लाइट रेज जाती है सी वाई टी बी सिक्स और सी वाई टी एफ के पास। अच्छा, इसके बाद में जो लाइट रेज है वो किसके पास जाती है सर? पी सी के पास। पी सी के बाद में लाइट रेज कहाँ जाती है सर? पी एस फर्स्ट के पास जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें आप, कंटिन्यूसली लाइट रेज जो है वो जब एब्जॉर्ब हुई पी एस सेकेंड से, तो एब्जॉर्ब होने के बाद में वो लाइट रेज जो थी उससे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेज is done at the reaction center of photosystem second due to the absorption of light rays, and the wavelength of the light rays will be 680 नैनोमीटर। यानी 680 नैनोमीटर की लाइट रेज बेटा जी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पी एस सेकेंड जो होता है सर, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है वेवलेंथ की? सर इसकी कैपेसिटी होती है 680 नैनोमीटर की। यानी ये मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। 680 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा या इससे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, पी एच सेकेंड ने एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन सर पहले तो गया फीओ के पास ओके, देन गया पी क्यू के पास, देन गया साइटोक्रोम बी सिक्स एफ के पास, देन गया पी सी के पास और लास्ट में फिर वो पहुंचा पी एस फर्स्ट के पास। अब यहाँ पे अगर आप एक फोकस करें तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आ रहा, और जब इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आता है तो इस प्रकार के साइक्लिक इवेंट को बोलते हैं अपन नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। बेटा इसको मैं बोलूँगा नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम। और एक होता है सर साइक्लिक, एक होता है मेरे पास में साइक्लिक फोटो सिस्टम। दो चीज़ें हैं मेरे पास में, क्या है सर? एक तो है नॉन साइक्लिक, दूसरा क्या है सर? साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक की अगर मैं बात करूं कि सर जो नॉन साइक्लिक होता है, इस नॉन साइक्लिक में कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होती है? तो नॉन साइक्लिक में फर्स्ट पॉइंट आप देखना, फर्स्ट क्या सर? फर्स्ट में आएगा बोथ पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड इन्वॉल्व।
पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड इन्वॉल्व, किसमें? नॉन साइक्लिक में। पी एस फर्स्ट भी इन्वॉल्व होगा और पी एस सेकेंड भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ सिर्फ साइक्लिक की, तो साइक्लिक में बेटा जी सिर्फ ओनली पी एस वन इन्वॉल्व, यानी यहाँ पर सिस्टम फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होगा? सिर्फ इन्वॉल्व होगा। फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, सेकंड देखते हैं सर अपन। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में जा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन बेटा जी साइक्लिक वे में जाता है तो कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है? सर हमने देखा कि जो पी एस सेकेंड है, उस पी एस सेकेंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जाएगा तो सर वहाँ पर फोटोलाइसिस होगा। क्या होगा सर? फोटोलाइसिस। किसका फोटोलाइसिस होगा सर? वाटर का। कौन से मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा? वाटर का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स क्वेश्चन विल आस्क photolysis of water is done in which of the following photosystem? So remember, the photolysis of water is done in the PS second photosystem of the ग्रेनल थाइलेकोइड, यानी फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इसकी चर्चा हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं फोटोलाइसिस की। और जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है सर? नॉन साइक्लिक में हो रहा है। तो सेकंड चीज़ में लिख दूंगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है सर। अच्छा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब हो रहा है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखो मैं कैसे करवाऊंगा। मेरे पास में वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। अब H2O है और सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में सर? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है क्या है? ये ब्रेक डाउन होगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2H प्लस हाफ O2। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा जी? रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो आपसे पूछ ले ऑक्सीजन रिलीज किस में होती है? ऑक्सीजन रिलीज किस में होती है? तो ऑक्सीजन रिलीज सर नॉन साइक्लिक में होती है। किस में होती है? नॉन साइक्लिक में होती है। और अगर मैं कहूँ कि एटीपी का फॉर्मेशन किस में होता है? एटीपी का फॉर्मेशन किस में होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से निकल के फीओ के पास, फिर पीक्यू के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, फिर पीसी के पास, फिर पीएस फर्स्ट के पास, और पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है सर? सर फेराडॉक्सिन के पास। फिर किसके पास जाएगा? फेराडॉक्सिन से। फेराडॉक्सिन से सर रिडक्शन होगा किसका? NADPH का। भाई NADP का रिडक्शन होगा किसमें? NADPH में। तो यहाँ पे जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि सर ATP कहाँ फॉर्म होगा, एनर्जी कहाँ फॉर्म होगी? तो एनर्जी हमारे PS फर्स्ट, ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसमें भी एनर्जी फॉर्म होती है बेटा। ATP फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है और ATP फॉर्मेशन PS सेकेंड के अंदर भी होता है। तो हम लिखेंगे कि ATP फॉर्मेशन दोनों जगह होगा, यानी ATP का जो फॉर्मेशन है वो दोनों जगह देखने को मिलता है। और यहाँ पर ATP के साथ साथ सुनना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP के साथ साथ NADPH भी बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सर ATP के साथ क्या बनता है? सर ATP के साथ NADPH भी बनता है। दोनों चीज़ें बनती है साइक्लिक में, दोनों चीज़ें बनती है। नॉन साइक्लिक में ATP के साथ NADPH बनेगा बेटा नॉन साइक्लिक में, NADPH ये बनेगा नॉन साइक्लिक में। और यहाँ पर जो साइक्लिक होगा ना, जो साइक्लिक होगा, इस साइक्लिक में सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा सर? ATP का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो सर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, whenever the energy will formed during the photosystem, whenever the energy molecule is formed during the photosystem, we know that when the energy is formed during the photosystem, then we say this is phosphorylation। एनर्जी का बनना ही तो फोस्फोराइलेशन है। और एनर्जी किसकी प्रेजेंस में बनी है?
सर एनर्जी तो लाइट की प्रेजेंस में बनी है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बेटा जी एनर्जी किसकी प्रेजेंस में बनी है, एनर्जी बनी है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसको मैंने बोल दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसको मैंने बोल दिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, इनमें और अपन चीज़ देखते हैं कि सर दो तीन चीज़ें तो हमने देख ली, अब नंबर 5 पे देखते हैं, ये 4th हो गया, नंबर 5 पे देखते हैं और क्या होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर मैं बात करूं, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है, इसके अंदर क्या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है क्या नॉन साइक्लिक में, रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लेकिन रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए ATP और NADP तो बन रही है ना बेटा, ATP और NADPH तो बन रहा है ना नॉन साइक्लिक में। और साइक्लिक के अंदर क्या बन रहा है, सिर्फ ATP बन रहा है, ओनली ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस। रिएक्शन सेंटर क्या है इसका, जल्दी से बता दो, इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, नॉन साइक्लिक का और साइक्लिक का। तो नॉन साइक्लिक का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो कितना होता है, सिर्फ P680, और साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर कितना होता है, सिर्फ P700। साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर कितना होता है, सिर्फ P700 साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर होता है, क्लियर है। अब देखो, अब ये चीज़ थी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बारे में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो मैं यहाँ जैसे लास्ट क्लास में जो आपने पूरा पढ़ा था, जो मैंने पढ़ाया था, अभी जो चीज़ हम देख रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस आती है नॉन साइक्लिक में। तो सर साइक्लिक में क्या आता है, तो साइक्लिक की जब भी बात आती है साइक्लिक की, तो साइक्लिक में हम याद रखेंगे कि सर साइक्लिक में जो सनलाइट आएगी वो सनलाइट एब्जॉर्ब होगी सर किससे, PS फर्स्ट से, यानी P700, और इसके आसपास के एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे। एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, सनलाइट को, जो सनलाइट होगी उस सनलाइट को एंटीना मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देंगे, रिएक्शन सेंटर के पास। अच्छा, P700 जो होगा ना, ये क्या करेगा, उस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करेगा, और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, FeS के पास। फिर ये अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, सर ये FeS अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे फेराडॉक्सिन को। किसको दे देंगे बेटा, फेराडॉक्सिन को, FD को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब FD यहाँ पे क्या करेगा, FD अगर इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये NADP को रिड्यूस कर देगा। NADP को क्या कर देगा बेटा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस करेगा। लेकिन जो मेन बात मुद्दे की है कि ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, तो ये हाइड्रोजन तो आएगा लाइट रिएक्शन से, ये हाइड्रोजन तो आएगा रिडक्शन ऑफ वाटर से, और रिडक्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है, PS सेकंड में। तो हाइड्रोजन आ नहीं से रहा, मतलब ये प्रोसेस यहाँ होगी नहीं, कब, जब सिर्फ साइक्लिक होगा तब, ठीक है। तो साइक्लिक जब होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमा के वापस कहाँ आ जाएगा सर, साइक्लिक जब होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमा के वापस कहाँ आ जाएगा, रिएक्शन सेंटर में आ जाएगा। एक यहाँ पे एक एंजाइम होता है, अगर यहाँ पे साइक्लिक होता, सुनना, अगर यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन होता जो इलेक्ट्रॉन को लेके आता फर्स्ट से, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन को लेके आता, यानी यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ, इधर आप सपोज करो PS सेकंड चल रहा है और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, घूमते हुए आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हुए आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन था, विच इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द PS सेकंड एंड PS फर्स्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के साथ साथ रिडक्शन हुआ है, फोटोलाइसिस हुआ है वाटर का। तो फोटोलाइसिस होगा तो 2H प्लस हाफ O2। अब सुनना, अब ये जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच होंगे सर, इस NADP के साथ जाके अटैच होंगे। तो जब NADP के साथ दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। तो यहाँ पर NADPH मेरे पास बनेगा। कब बनेगा? जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो NADPH कब बनता है? NADPH तब बनता है सर जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बनता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ADP जो होगी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP ही बनेगी, साइक्लिक के अंदर NADPH नहीं बनेगा। नॉन साइक्लिक के अंदर ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब आपसे पूछ ले एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन, एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन, एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन, तो एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन पता है किसको बोलते हैं? ATP और NADPH दोनों को एनर्जी ऑफ एसिमिलेशन बोलते हैं। इनको एसिमुलेट किया गया, बनाया गया, किसके लिए एसिमुलेट कर रहे हैं? एसिमुलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। किसके लिए ये एसिमुलेशन हो रहा है? ये एसिमुलेशन हो रहा है किसके लिए? टू रिड्यूस CO2 इनटू द ग्लूकोज। CO2 को रिड्यूस करने के लिए। कहाँ पे बनाना है फिर? CO2 को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे सर? ग्लूकोज बनाएंगे। एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि सर 1 NADPH इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP? इज इक्वल टू 3 ATP। एक NADPH में कितनी ATP होती है भाई? एक NADPH का मतलब होता है 3 ATP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए अपने। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड में क्या हो रहा है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ये चीज़ें अगर हमने पढ़ ली तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और अगला जो टॉपिक है अपना वो है केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस, केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस, सुनना इसको और समझना अच्छे से। सर कैसे होगा, होता है क्या है केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस में? बेटा 2 सेल ऑर्गन है मेरे पास, एक तो ये सेल ऑर्गन है, एक तो ये सेल ऑर्गन है मेरे पास, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक मेरे पास ये सेल ऑर्गन है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं काफ़ी देर से, क्लोरोप्लास्ट। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये बना देता हूँ मैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। सर जो केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस है, इस केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस से पता क्या चलता है? तो केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस डील करती है बेटा हाउ ATP is formed, how ATP is formed in mitochondria and chloroplast। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ATP फॉर्म कैसे होगा, हाउ द ATP इज जनरेट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हम देख रहे हैं कि सर ATP बनता है, NADP बनता है, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, लेकिन बनता कैसे, जनरेट कैसे होता है ATP और NADP? तो देखो, अगर ATP और NADP जनरेशन को मैं देखूं तो सर ये तो होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई सर इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये होगी इसकी आउटर और ये होगी बेटा इसकी इनर। ठीक है, जब भी आप केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस डिस्कस करते हो तो केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस के अंदर आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी सर? सबसे पहली चीज़ तो है आपके पास H+ हाइड्रोजन ग्रेडियंट डेवलप होनी चाहिए। H+ ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगी ये पता होना चाहिए। दूसरा बेटा
इसके अंदर जो है वो है इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन। इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, H+ ग्रेडियंट। दूसरा क्या हो गया सर, हाइड्रोजन मेम्ब्रेन। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया अपने पास में H+ पंप, हाइड्रोजन पंप। ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ प्रोटॉन पंप। क्या बोल देता हूँ, प्रोटॉन पंप। और नंबर 4 पे है बेटा मेरे पास में F नोड F1 हेड, F नोड F1 हेड। 4 चीज़ें हैं, F नोड F1 हेड। अब इन चारों चीज़ों को अपन 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की। सर माइटोकॉन्ड्रिया में H+ ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगी, ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आपको मूवमेंट करवानी है। किसकी मूवमेंट करवानी है सर, हाइड्रोजन की। तो बेटा जी हाइड्रोजन की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट कब होगी, देखो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो बीच का स्पेस है इसमें आपको हाइड्रोजन भरने हैं। क्या भरने, इसमें आपको हाइड्रोजन। बीच वाला जो स्पेस है इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन भरने हैं। कौन सा स्पेस सर, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा स्पेस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। कौन सा स्पेस होगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँगा तो क्लोरोप्लास्ट में ये हो गया मेरा पार्ट ल्यूमन का। ठीक है, और ये पार्ट हो गया बेटा स्ट्रोमा का। मेरे को क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन भरने हैं पहले ज़्यादा। ठीक है, और हाइड्रोजन भर के यहाँ से वापस निकालने हैं। और जब मैं यहाँ से इसको वापस निकालूंगा देखना एक बार इसको कि सर पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन हाइड्रोजन को फील्ड करेंगे और फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में H+ ग्रेडियंट कहाँ डेवलप होगी, हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठा होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पर इकट्ठा होंगे। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में कहाँ हो रहे बेटा, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे हो रहे, क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं सर ल्यूमन में। कहाँ पे हो रहे हैं, ल्यूमन में। ठीक है, और ल्यूमन से कहाँ भेजने हैं आपको, कहाँ भेजने हैं, स्ट्रोमा में। कहाँ भेजने हैं, स्ट्रोमा में। H+ ग्रेडियंट डेवलप होनी चाहिए। पहली चीज़, एक जगह आपको हाइड्रोजन ज़्यादा करने हैं, एक जगह आपको हाइड्रोजन कम करने हैं। तो फिर जब आप ज़्यादा कर दोगे हाइड्रोजन तो ज़्यादा से कम की ओर उनका मूवमेंट करवाना है। तो H+ ग्रेडियंट जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा तब ATP जनरेट होगा। पहला पॉइंट, पहली कंडीशन तो ये। इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया इंटेक्ट मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मेम्ब्रेन उन हाइड्रोजन को संजोए रखती है। भाई किसी को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए कि भाई आपको यहाँ खड़े रहना है, एक भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जो इस कार्य को करती है, इस फंक्शन को करती है, वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं जाने देती। तो यहाँ पे इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो मेम्ब्रेन कहाँ पर है, बिटवीन आउटर एंड इनर। और भाई अगर मैं इंटेक्चुअल मेम्ब्रेन की बात करूँ सर, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर है, तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है सर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। किसकी तरह वर्क करेगी, किसकी तरह वर्क करेगी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। सर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन वर्क करेगी इंटेक्ट मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, ये हाइड्रोजन को क्या किए हुए रहेगी, संजोए हुए रखेगी। फिर आता है H+ पंप।
या हाइड्रोजन पंप। ये सर कैसा पंप है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें सिंपल है कि सर हायर H+ कंसंट्रेशन होती है, उससे कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर H+ कंसंट्रेशन की, और एक पंप काम करेगा। पहले हाइड्रोजन को भरा जाएगा, हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो गई, H+ मॉलिक्यूल बढ़ गए। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये क्या बनाया है मैंने, ये है क्लोरोप्लास्ट, और ये एरिया कौन सा है बेटा, ये है ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए, कहाँ से आए, कहाँ से बढ़े, तो फोटोलाइसिस हुआ उससे बढ़े एक तो भाई फोटोलाइसिस होने से हाइड्रोजन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, भाई H2 है मेरे पास, तो अगर मैं इसका फोटोलाइसिस करूँगा तो 2H+, ये H+ कहाँ जाएंगे, ये H+ यहीं तो इकट्ठा होंगे ना ल्यूमन में, H+ इकट्ठा हो रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तब कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद में इसी हाइड्रोजन को फिर कहाँ भेजा जाएगा, इसी हाइड्रोजन को फिर कहाँ भेजा जाएगा भाई, इसी हाइड्रोजन को वापस कहाँ भेजा जाएगा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में भेजा जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है इसमें, मैट्रिक्स जो होता है इसमें बेटा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ती है, फिर इनको कहाँ भेजा जाता है, फिर इनको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में बाहर की ओर भेजा जाता है। F नोड F1 हेड, ये क्या कौन सा हेड होता है, आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पर आपको एक F नोड F1 चैनल दिखेगा। F नोड F1 चैनल क्या होता है बेटा, एक चैनल होता है, चलो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको आगे। F नोड F1 चैनल की बात करते हैं, F नोड F1 चैनल की बात करते हैं बेटा। F नोड F1 चैनल की अगर मैं बात करूँ तो जो F नोड F1 चैनल होता है वो कुछ इस तरह का चैनल होता है, कुछ इस तरह का चैनल होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब ये जो चैनल है मेरे पास, इस चैनल में होता क्या है कि सर ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं F नोड, इसको बोलते हैं F नोड, इसको मैंने बोल दिया हेड, और यहाँ पर होता है F1, क्या होता है F1। अब होता क्या है कि जब हाइड्रोजन, होता क्या है बेटा, जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अंदर भर जाते हैं, H+ बहुत ज़्यादा हो गए H+ बहुत ज़्यादा हो गए इधर, तो जब H+ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है वो किधर मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट करता है बाहर की ओर। बाहर की ओर जब जाता है, बाहर की ओर जब मूवमेंट होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है ATP सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ATP सिंथेटेज एंजाइम। अब ये जो ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है ये करता है क्या है, ये ATP सिंथेटेज एंजाइम जो ADP होता है बेटा, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उस एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर F नोड और F1 में, जो F नोड और F1 हेड है उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। F नोड और F1 हेड में बेटा कौन सा चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब क्या हुआ सर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब ये हुआ बेटा जी, यहाँ पर जो F नोड F1 हेड है, ये F नोड F1 हेड जो है ये क्या करता है, यहाँ पर मूवमेंट करता है, ये यहाँ पर घूमता है, और जब इसमें मूवमेंट होगी, जब ये घूमेगा तो घूमने की वजह से ये एंजाइम यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। घूमने की वजह से ये एंजाइम क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेट होगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब देखिए, तो केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस में आपको ये तो पता चल गया होगा कि सर हाइड्रोजन को पहले कलेक्ट करते हैं, H+ ग्रेडियंट बनाते हैं, फिर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल मेम्ब्रेन काम करती है, फिर हाइड्रोजन पंप काम करता है, फिर F नोड और F1 पार्टिकल काम करते हैं, तब जा कर के कहीं क्या होता है, तब जा कर के कहीं एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ और देख लो आप, एक चीज़ और देख लो एक चीज़ और देख लो, देखिए जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट बन गया सर, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन में शो कर देता हूँ सर, ये वाला पोर्शन ल्यूमन है, क्या है, ल्यूमन। और यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया क्या, F नोड F1 हेड बना दिया मैंने, कि ये F नोड F1 हेड है।
एफ नोड F1 हेड है, ठीक है। अब सुनना सर, ये हो गया इधर आपके पास PS, बोलो PS सेकंड, ठीक है। ये हो गया सर आपके पास PS फर्स्ट, ठीक है सर। सुनना, पूरा प्रक्रिया समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। एनर्जी आई सर, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी आ गई। यहाँ पर जो एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, फियो के पास। अब सुनना, फियो क्या करता है, फियो बड़ा चालाक होता है। फियो क्या करता है, फियो उस इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन को लेने के साथ साथ फियो क्या करता है, यहाँ पर एक चालाकी करता है और हाइड्रोजन को भी ले लेता है, बाहर से H2 को भी ले लेता है, और इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है सर, PQ के पास। तो भाई फियो ने क्या किया, फियो ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन तो लिया ही था, कोई बात नहीं, इसके साथ इसने क्या ले लिया, साथ में हाइड्रोजन भी। और जब इसने हाइड्रोजन ले लिया तो इसने PQ को भेज दिया, तो यहाँ पर हो गया PQH2, यानी कि हाइड्रोजन PQ के पास चली गई, PQH2। अब प्लास्टोक्विनोन जो होता है, प्लास्टोक्विनोन वो कहता है कि भाई मैं हाइड्रोजन का करूँगा क्या। तो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को डाल देता है कहाँ पर, इस हाइड्रोजन को बोलो कहाँ डाल देता है, इस हाइड्रोजन को सर ये डाल देता है ल्यूमन में। कहाँ डाल देता है, ल्यूमन में। हाइड्रोजन बने कि नहीं बने, येस और नो, येस और नो। हाइड्रोजन बन रहे हैं ना, इकट्ठा हो रहे हैं, H+ ग्रेडियंट बननी शुरू हो गई। अब PQ क्या करता है, हाइड्रोजन को तो माइनस कर दिया, फिर ये वापस जाता है PC के पास। PC शॉर्ट में बता रहा हूँ, PS1 में चला गया, ठीक है। साइटोक्रोम B6F भी आएगा, लेकिन PC से PS फर्स्ट में चला गया। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है FNR। क्या नाम होता है, FNR। सर ये FNR क्या है, सर ये FNR क्या है, तो FNR का मतलब होता है बेटा फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन NADP, NADP रिडक्टेज, रिडक्टेज। तो ये FNR एंजाइम क्या करता है, ये भी यहाँ पर चालाकी करता है, बाहर की स्ट्रोमल हाइड्रोजन को, स्ट्रोमल हाइड्रोजन को काम में लेता है, और बेटा हाइड्रोजन को काम में लेकर के NADP को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADP H+H+ में कन्वर्ट कर देता है। मतलब FNR भी यहाँ पर किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सर, FNR भी यहाँ पर हाइड्रोजन को लाने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो FNR भी किसकी तरह वर्क कर रहा है, रिडक्शन एंजाइम की तरह। मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना एक और चीज़ सर, यहाँ पर फोटोलाइसिस भी तो होता है वाटर का। ये रहा भाई 2H2O, और यहाँ 2H2O से जब ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन तो आ गई बाहर, ऑक्सीजन तो आ गई बाहर, ऑक्सीजन तो क्या आ गई बाहर। और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन था H+ था, वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, H+ था वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, H+ कहाँ इकट्ठा हो जाएगा सर, H+ इकट्ठा हो जाएगा ल्यूमन में बेटा। कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ल्यूमन में। तो भाई H+ की भरमार हो रही है, हाइड्रोजन बन रहा है ना, प्रोटॉन बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। जब बहुत सारा प्रोटॉन बन जाएगा, अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है इसकी, F नोड और F1 की। ये कहता है भाई इकट्ठा हो गए, चलो निकलो बाहर। अब 1 बाय 1 बाहर निकाला जाता है, 1 बाय 1 बाहर निकाला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा सर। क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज आएगा। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है, जब ये इसका जो माउथ है, ये जब डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, मतलब इसका जो माउथ है, जो हेड है, ये चेंज होता है। तो जब ये चेंज होता है तो मैंने आपको बताया क्या बनता है सर, ADP से ATP बन जाता है। और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ATP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में सर, ATP सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन चेंज जो होता है, क्या वो केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस के अंदर नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ओके, तो ये है अपने पास में केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करवाना चाहूँगा,
इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट करवाना चाहूँगा कि जो मेरे पास में ये पूरी प्रोसेस है, कौन सी है सर? ये जो पूरी मेरे पास में प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे कि सर यहाँ पर फियो क्या था? फियो था क्या? फियो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर था सर, फियो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, लेकिन इसने हाइड्रोजन को क्यों ले लिया फिर? सॉरी, फियो क्या था सर? फियो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर था, तो फिर इसने हाइड्रोजन को क्यों ले लिया? तो इसने हाइड्रोजन को इसलिए ले लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही। पी क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। हाइड्रोजन क्यों ले रहा है वो? तो हमने ये देखा, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है स्पेसिफिकली इस थ्योरी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कैरियर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं लिख ही देता हूँ बेटा, लिख ही देता हूँ इसको, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हुई? फियोफाइटीन की। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट्स लाइक ए हाइड्रोजन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, यानी कि वो है तो क्या सर? है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर, काम तो इलेक्ट्रॉन लेने का है, लेकिन किसकी तरह बिहेव करते हैं सर? हाइड्रोजन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। और किसकी तरफ मन खींचने की बात हुई है? दो, फियो के बारे में और पी क्यू के बारे में यहाँ पर बात हुई। क्योंकि फियो क्या करता है सर? फियो हाइड्रोजन ले लेता है, कहाँ से लेता है? स्ट्रोमा से। और किसको दे देता है सर? पी क्यू को। पी क्यू H2 हो जाता है। H2 कहाँ डाल देगा ये हाइड्रोजन? जैसा मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन जो होगा ना, ये यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे देखो आप फियो ने हाइड्रोजन लिया सर, बिल्कुल लिया, बाहर से। कहाँ से लिया? स्ट्रोमा से। कहाँ से लिया? स्ट्रोमा से। कहाँ डाल दिया? पी क्यू को दे दिया। पी क्यू ने वापस कहाँ डाल दिया? ये कौन सा भाग है? ये कौन सा पार्ट है? ल्यूमन। तो हाइड्रोजन कैरियर की तरह ये बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर पर बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन कैरियर की तरह कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस। ओके, अब अपनी बची है डार्क रिएक्शन, जो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।